ये सुनकर रफ़ीक ने कहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर उसने नहीं किया तो फिर किसने किया? ये सुनकर प्लम्बर ने कहा, ये उसी ने किया होगा जिसने शाकर बाबा और मजदूरों के साथ वो सब किया। अभी प्लम्बर ये बात कर ही रहा था कि इतने में तारक भागता हुआ रफ़ीक के पास आया और बोला, अब्बू वो अम्मी बुला रही हैं, जल्दी चलें। रफ़ीक ने कहा, क्यों, क्या हुआ? तारक ने कहा, वो सोनिया की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। ये सुनकर रफ़ीक और खालिद जल्दी से कमरे में गए तो देखा सोनिया चारपाई पर लेटी हुई थी और मुमताज़ उसको पानी की पट्टियाँ कर रही थी। ये देखकर रफ़ीक ने कहा, क्या हुआ इसे? मुमताज़ ने कहा, पता नहीं, अभी कुछ देर पहले तो ठीक थी, लेकिन अचानक इसे बहुत तेज़ बुखार हो गया है। देखो इसका माथा कितना तप रहा है। ये सुनकर रफ़ीक ने सोनिया के माथे पर हाथ रखा तो उसका माथा आग की तरह जल रहा था। तो रफ़ीक ने कहा, चलो इसको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। खालिद जल्दी से रक्शे का इंतज़ाम करो। ये सुनकर खालिद फ़ौरन गया और कुछ देर में रक्षा लेकर आ गया। फिर मुमताज़ और रफ़ीक सोनिया को डॉक्टर के पास लेकर जाने लगे तो रफ़ीक ने खालिद से कहा, तुम घर पर ही रुको और जब मजदूर चले जाएं तो दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना और तारक को बाहर मत जाने देना, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। ये कहकर रफ़ीक मुमताज़ के साथ सोनिया को डॉक्टर के पास ले गया। वहाँ पहुंचकर अचानक सोनिया बेहोश हो गई और रफ़ीक ने उसे पास में पड़े बेड पर लटा दिया। इतने में डॉक्टर सोनिया का चेकअप करने आया ही था कि अचानक सोनिया ने एकदम से आंखें खोली और उठकर डॉक्टर के चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से डॉक्टर पूरी तरह से चकरा गया और सोनिया दोबारा वापस बेहोश हो गई। ये देखकर क्लिनिक में मौजूद सभी लोग हैरानी से सोनिया की तरफ देखने लगे। इतने में रफ़ीक ने डॉक्टर से माफ़ी मांगते हुए कहा, डॉक्टर साहब, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हमारी बच्ची ऐसा करेगी, लेकिन इसका पूरा जिस्म आग की तरह तप रहा है। मेहरबानी फरमाकर इसे देख लें। डॉक्टर ने कहा, अरे कोई बात नहीं, कभी कभी ज़्यादा बुखार में मरीज़ ऐसी अजीब सी हरकत कर देते हैं। ये कहते हुए डॉक्टर ने दोबारा सोनिया को चेक किया तो वो बर्फ़ की तरह ठंडी पड़ी थी। ये देखकर डॉक्टर ने कहा, अरे इसके हाथ पांव तो बर्फ़ की तरह ठंडे पड़े हैं। ये सुनकर रफ़ीक ने सोनिया के माथे पर हाथ लगाया तो वो वाकया में बहुत ठंडा था। रफ़ीक ने कहा, डॉक्टर साहब, ये सब क्या है? अभी तो इसका जिस्म तप रहा था, अब ठंडा है और ये बार बार बेहोश क्यों हो रही है? डॉक्टर ने कहा, आप हौसला रखें, मैं चेकअप कर रहा हूँ। ये कहते हुए डॉक्टर स्कोप लगाकर उसकी धड़कन चेक करने लगा। फिर अचानक स्कोप उतार कर उसे देखने लगा। बाद में दोबारा स्कोप लगाकर धड़कन चेक करने लगा तो उसे फिर से धड़कन सुनाई नहीं दी। इतने में सोनिया उठकर बैठ गई। ये देखकर डॉक्टर ने दोबारा स्कोप लगाकर सोनिया से कहा, बेटी ज़रा लंबा सा सांस लो। तो सोनिया ने सांस लिया, लेकिन स्कोप में धड़कन सुनाई नहीं दे रही थी। तो डॉक्टर ने स्कोप साइड पर उतार कर रखते हुए अपने कंपाउंडर से कहा, वहाँ से दूसरा स्कोप लाओ। तो कंपाउंडर जल्दी से दूसरा स्कोप ले आया, लेकिन उसमें भी धड़कन सुनाई नहीं दी। तो अचानक डॉक्टर के पसीने छूट गए। ये हैरत अंगेज नज़रों से सोनिया की तरफ देखने लगा। इतने में रफ़ीक ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? लेकिन डॉक्टर ने रफ़ीक की बात नहीं सुनी और उसी तरह सोनिया की तरफ देखता रहा। इतने में मुमताज़ ने डॉक्टर के बाजू को पकड़कर हिलाते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आप ऐसा क्या देख रहे हैं? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? तो अचानक डॉक्टर ने चौंक कर मुमताज़ की तरफ देखते हुए कहा, जी हाँ, क्या हुआ? इतने में रफ़ीक ने दोबारा कहा, डॉक्टर साहब, सोनिया ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा, यह कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। रफ़ीक ने कहा, क्या, कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब, हमें भी तो कुछ बताएं। इस दौरान डॉक्टर कभी हाथ में पकड़े स्कोप को देख रहा था तो कभी सोनिया की तरफ देख रहा था। ये देखकर मुमताज़ ने कहा, डॉक्टर, आप पहेलियाँ क्यों बजा रहे हैं? सीधे से बताइए ना, क्या बात है? डॉक्टर ने हैरत से मुमताज़ की तरफ देखते हुए कहा, आपकी बेटी ठीक है, आप इसे लेकर जाएं। ये कहते हुए डॉक्टर फिर से सोनिया की तरफ देखने लगा। इतने में रफ़ीक ने कहा, तो डॉक्टर कोई दवाई वगैरह ही लिख दें, अगर दोबारा तबीयत ख़राब हुई तो हम इसे वो दवाई दे देंगे। डॉक्टर ने कहा, अब इसकी तबीयत कभी ख़राब नहीं होगी, इसको अब किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए अचानक डॉक्टर ने स्कोप हाथ से छोड़ दिया और हैरत अंगेज नज़रों से सोनिया की तरफ देखता रहा। ये देखकर मुमताज़ ने रफ़ीक को क्लिनिक से चलने का इशारा किया तो रफ़ीक ने कहा, अच्छा डॉक्टर साहब,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब हम चलते हैं। लेकिन डॉक्टर अभी भी इसी तरह साख्त ही खड़ा हुआ था। लेकिन रफ़ीक और मुमताज़ सोनिया को क्लिनिक से बाहर ले आए। फिर रफ़ीक ने मुमताज़ और सोनिया को रिक्शे में बिठाया तो अचानक मुमताज़ ने कहा, अरे सोनिया का दुपट्टा तो क्लिनिक में ही रह गया। ये सुनकर रफ़ीक ने कहा, अच्छा मैं अभी लेकर आता हूँ। ये कहते हुए रफ़ीक क्लिनिक में दोबारा गया तो रफ़ीक ने सोचा क्यों ना डॉक्टर से एक बार अकेले में पूछ लूँ कि सोनिया को कोई मसला तो नहीं है। यही सोचकर रफ़ीक डॉक्टर के कमरे में गया तो वहाँ डॉक्टर अपने कंपाउंडर को स्कोप दिखाता हुआ कह रहा था कि अरे ये बिल्कुल ठीक है, वो बच्ची ही मर चुकी है क्योंकि उसकी धड़कन बंद हो चुकी है। इसलिए मैं उसे देखकर शॉक हो गया था कि हाउ पॉसिबल। इतने में कंपाउंडर की नज़र रफ़ीक पर पड़ी तो उसने आंखों से डॉक्टर को इशारा करते हुए कहा, डॉक्टर साहब वो आपके पीछे। ये सुनते ही डॉक्टर ने मुड़कर देखा तो रफ़ीक उसके पीछे खड़ा था। उसे देखते ही डॉक्टर ने कहा, आप? रफ़ीक ने कहा, डॉक्टर वो मेरी बेटी का दुपट्टा यहाँ रह गया था, वो लेने आया था। लेकिन डॉक्टर साहब आप अभी किसकी बात कर रहे थे? किसकी धड़कन रुक गई है? कौन मर चुकी है? डॉक्टर ने बात को गोल करते हुए कहा, वो तो हम आपस में कोई और बात कर रहे थे। रफ़ीक ने कहा, डॉक्टर आपको खुदा का वास्ता है, मुझे सच सच बता दें। देखें मेरी बीवी और मेरी बेटी भी यहाँ नहीं हैं। आप मुझे बता दें जो भी बात है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे किसी अंधेरे में मत रखें। मैं वादा करता हूँ मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। ये सुनकर डॉक्टर ने कहा, देखें ये बात थोड़ी अजीब है, लेकिन मेडिकल साइंस के हिसाब से देखा जाए तो आपकी बेटी मर चुकी है। उसके जिस्म का ज़रूरत से ज़्यादा सर्द हो जाना और उसकी धड़कन का बंद हो जाना यही साबित करता है कि वो मर चुकी है। और सच पूछें तो मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी ऐसे मरीज़ को देखा है जो चल फिर रहा है लेकिन मेडिकल साइंस के हिसाब से मर चुका है। रफ़ीक ने कहा, लेकिन डॉक्टर साहब वो तो अभी मेरे साथ चलकर बाहर गई है। डॉक्टर ने कहा, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप परेशान ना हो, आप उसे किसी अच्छे से हॉस्पिटल में जाकर चेक करवा लें, शायद ये मेरा नज़रिया गलत साबित हो जाए। ये सुनकर रफ़ीक ने हाँ में सर हिलाया और अफसरदा सा होकर बाहर चला गया। बाहर जाते ही रिक्शे में बैठी मुमताज़ ने कहा, अरे आप दुपट्टा लेने गए थे या बनाने चले गए थे? जबकि रफ़ीक रिक्शे के बाहर खड़ा सोनिया की तरफ देख रहा था। इतने में मुमताज़ ने कहा, अब बैठ भी जाएं, आकर खड़े क्यों हैं? ये सुनकर रफ़ीक रिक्शे में बैठ गया और पूरे रास्ते में वो बार बार सोनिया की तरफ देखता रहा। फिर जब वो घर पहुंचे तो रफ़ीक पूरी तरह परेशान हो चुका था। वो बार बार सोनिया की तरफ देखकर कह रहा था, तुम ठीक तो हो बेटी? लेकिन सोनिया बिना बोले सिर्फ हाँ में सर हिला रही थी। इतने में हालत भी उनके पास आ गया। उसने सोनिया से पूछा, अब कैसी तबीयत है? लेकिन सोनिया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। ये देखकर मुमताज़ ने हालिद से कहा, बेटा सोनिया की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसीलिए वो अभी चिड़चिड़ी सी हो गई है। ये सुनकर हालिद ने कहा, कोई बात नहीं अम्मी, मैं समझ सकता हूँ। उसके बाद हालिद ने रफ़ीक की तरफ देखा तो वो किसी सोच में उलझा हुआ था। ये देखकर हालिद ने कहा, क्या हुआ अब्बू, सब ठीक तो है? ये सुनकर रफ़ीक ने हालिद की तरफ देखकर हाँ में सर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। इतने में रफ़ीक की नज़र दीवार पर पड़ी तो दीवारें पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी और मजदूर वगैरह सब जा चुके थे। इतने में तारक बाहर से आता हुआ दिखाई दिया तो रफ़ीक ने तारक की तरफ देखते हुए कहा, तुम कहाँ से आ रहे हो? तारक ने कहा, अबू मैं ज़रा दोस्तों के साथ बाहर गया था। रफ़ीक ने कहा, कितनी बार बोला है रात में बाहर मत निकला करो, कुछ भी हो सकता है, जाओ कमरे में जाओ। ये सुनकर तारक ने कहा, अब्बू खैरियत तो है, आप आज ज़्यादा ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। रफ़ीक ने कहा, नहीं कोई परेशानी नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। ये सुनते ही तारक चला गया और रफ़ीक अफसरदा हालत में खड़ा किसी सोच में गुम होकर उन दीवारों की तरफ देख रहा था कि इतने में हालिद रफ़ीक के पास आया और बोला, अब्बू मैं जानता हूँ आप किसी बात को लेकर परेशान हैं, लेकिन मैं आपको ये बताने आया हूँ कि वो प्लम्बर भाई वो सारे सफ़ात अपने साथ ले गया। ये सुनते ही रफ़ीक ने कहा, वो ले गया? पर क्यों? हालिद ने कहा, अब्बू वो कह रहा था कि वो सारे सफ़ात किसी हाजी बाबा को दिखाकर पता करेगा वो सब क्या है और उन तस्वीर का मकसद क्या है। ये सुनकर रफ़ीक ने कहा, वो बेचारा हमारे लिए खुद को मुसीबत में डाल रहा है,
कहीं कोई चीज़ उसके पीछे भी ना पड़ जाए। अब तक तो जो भी हो रहा है ये कुछ ठीक नहीं है, आगे क्या होने वाला है इसका क्या पता। ये एक बात जो बार बार मेरे दिल में आ रही है वो यही है कि हमें ये दरख्त नहीं कटवाने चाहिए थे। ये सुनकर खालिद ने कहा, लेकिन अब्बू अब तो जो होना था वो हो चुका और मुझे नहीं लगता कि अब हमें मज़ीद इस बारे में सोचकर खुद को परेशान करना चाहिए। रफ़ीक ने कहा, बेटा परेशानी तो आ चुकी है। ये सुनते ही खालिद ने चौंकते हुए कहा, कैसी परेशानी अब्बू? रफ़ीक ने कहा, खैर छोड़ो ये सब, चलो अंदर चलो, रात गहरी हो रही है और मुझे लगता है कि अब हमें आराम करना चाहिए। ये सुनकर खालिद ने कहा, जी ठीक है अब्बू। इसके बाद दोनों बाप बेटा कमरे में चले गए और खाना वगैरह खाकर सब आराम करने लगे और फिर सो गए। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होने लगी, लेकिन उस वक़्त सब सो रहे थे कि अचानक सोनिया उठी और दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर चली गई। इतने में अचानक तारिक की आंख खुल गई और वो बाथरूम जाने के लिए कमरे से बाहर निकला तो अचानक उसने सोनिया को सहन में देखा, जो बिना ज़मीन से पाँव उठाए उस दीवार की तरफ चली जा रही थी। ये देखकर तारिक ने उसे आवाज़ दी, लेकिन वो नहीं रुकी। उसे ऐसा करता देखकर तारिक आस्ता आस्ता से उसके पीछे जाने लगा तो अचानक वो अंधेरे में कहीं गायब हो गई। ये देखकर तारिक अचानक डर गया और वो उस तरफ देखता हुआ वहाँ से कदम पीछे हटाने लगा। अभी वो कुछ ही कदम पीछे हटा था कि अचानक तारिक को अपने पीछे कोई घुराहट की आवाज़ के साथ किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। तो जैसे ही उसने पलटकर पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि कमरे की छत पर सोनिया अपनी टांगें लटकाए बैठी हुई थी, लेकिन उसकी शक्ल बहुत ही भयानक और उसका वजूद बहुत ही बड़ा नजर आ रहा था। वो बैठी तो छत पर थी, लेकिन उसके पांव जमीन से 1-2 फुट ही ऊंचे थे, जिन्हें वो हिलाते हुए अजीब से आवाज में गिरा रही थी। ये देखकर तारिक के रोंगटे खड़े हो गए और उसके जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। उसने सामने कमरे के खुले हुए दरवाजे की तरफ देखकर रफीक को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि वो इस कदर डर गया था कि उसके हाथ पांव तेजी से कांप रहे थे। उसका जिस्म पूरी तरह से ठंडा हो रहा था। लेकिन जैसे ही तारिक ने हिम्मत दिखाकर कमरे की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उसी वक्त सोनिया ने छत से जमीन पर छलांग लगा दी और उस दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। ये देखकर तारिक उसकी तरफ देखते हुए वहां से पीछे हटने लगा। उस दौरान सोनिया की आंखें काली बिल्ली की तरह चमक रही थी, जिसे देखते हुए तारिक का पेशाब उसकी पतलून में ही निकल गया, क्योंकि उस वक्त सोनिया का कद बहुत बड़ा और उसके अजीब से मुड़े हुए पांव देखकर तारिक की जान निकल रही थी। इतने में कमरे में कोई हलचल हुई तो उसी वक्त सोनिया तारिक की तरफ बढ़ी। ये देखकर तारिक ने मेन गेट की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन सोनिया ने कुछ ही दूर जाकर उसे पकड़ लिया तो उसी वक्त तारिक की चीखों की आवाज़ गूंज उठी, जिसकी वजह से कमरों में मौजूद सबकी आंख खुल गई और वो घबरा कर कमरे से बाहर निकले। इतने में मुमताज़ ने चिल्लाते हुए रफीक की तरफ देखते हुए कहा, तारिक तारिक। अभी मुमताज़ ये बात कर ही रही थी कि एक बार फिर से तारिक की चीख की आवाज़ सुनाई दी, जो कि सहन में नई तामीर हुई उन दीवारों की तरफ से आ रही थी। उसे सुनते ही खालिद और रफीक उस दीवार की तरफ भागे। जैसे ही वो दीवार के पास गए तो दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने वहां सोनिया को देखा, जो कि दीवार को अपने हाथों से धकेल कर उसे गिराने की कोशिश कर रही थी। और उनके देखते ही देखते सोनिया ने वो पूरी दीवार गिरा दी, जिसके गिरते ही एक बहुत ही बड़ी दमक सुनाई दी। ये देखकर रफीक ने सोनिया को आवाज दी तो वो गिराती हुई अंधेरे की तरफ भागी और कहीं गायब हो गई। उस दौरान रफीक और खालिद तारिक को आवाजें देते हुए ढूंढने लगे, लेकिन अब ना तो तारिक कहीं नजर आ रहा था और ना ही कहीं से उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। अभी रफीक और खालिद उसे ढूंढ ही रहे थे कि इतने में अचानक मुमताज की दिल खराश चीखों की आवाज सुनाई दी। तो उसी वक्त रफीक और खालिद मुमताज की तरफ भागे, लेकिन वहां पहुंचने पर देखा कि मुमताज भी वहां मौजूद नहीं थी। उसकी चीखें भी बंद हो चुकी थी। ये देखकर रफीक और खालिद घबराहट में सोनिया, तारिक और मुमताज को आवाजें देते हुए इधर उधर ढूंढने लगे। इतने में अचानक दरवाजे की घंटी बजने लगी।
लेकिन खालिद और रफीक पागलों की तरह रोते हुए अपने घर वालों को आवाजें देते हुए उन्हें ढूंढने में लगे हुए थे। इस दौरान मुसलसल घंटी बज रही थी तो अचानक खालिद ने कहा, अब्बू दरवाजे की तरफ चलो, अम्मी वहां हैं। ये कहते हुए खालिद दरवाजे की तरफ भागा तो उसके पीछे रफीक भी रोता हुआ भागा। और जैसे ही खालिद ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर प्लम्बर किसी बुजुर्ग के साथ खड़ा हुआ था। तो खालिद ने रोते हुए कहा, मेरी अम्मी कहाँ हैं, मेरा भाई कहाँ गया। इतने में रफीक भी दरवाजे पर आया तो प्लम्बर ने हैरानी से कहा, या अल्लाह खैर, पहलवान भाई क्या हुआ, आप लोग रो क्यों रहे हैं, क्या सब कुछ ठीक तो है। रफीक ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया है और मेरा बेटा तारक भी कहीं नजर नहीं आ रहा, मेरे घर में क़यामत क्यों आ गई। ये सुनते ही उस बुजुर्ग ने प्लम्बर की तरफ देखते हुए कहा, हमने बहुत देर कर दी। अभी बुजुर्ग ये बात कर ही रहा था कि अचानक कमरों की तरफ से एक भयानक सी चीख की आवाज़ सुनाई दी। तो उसे सुनते ही सब लोग उसकी तरफ भागे। वहां जाते ही सब लोग चौंक गए क्योंकि कमरे की छत पर सोनिया खड़ी हुई थी, जिसने अपने बड़े से मुंह में मुमताज की गर्दन दबोच रखी थी। यह मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। रफीक तो उस वक्त बेहोश होकर गिर पड़ा, जबकि खालिद रोते हुए सोनिया से कहने लगा, सोनिया वो अम्मी हैं, सोनिया अम्मी को छोड़ दो। ये कहते हुए खालिद गिड़गिड़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा तो उसी दौरान बुजुर्ग ने खालिद के बाजू पकड़कर उसे रोका और जल्दी से कुछ पढ़ते हुए सोनिया की तरफ फूंक मारी तो अचानक सोनिया ने मुमताज को जमीन पर फेंक दिया। वो छत से पीछे हटते हुए किसी तरफ चली गई। इस दौरान खालिद रोते हुए मुमताज को उठाने की कोशिश करने लगा तो बुजुर्ग ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। ये सुनते ही खालिद ने बुजुर्ग की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी अम्मी जिंदा हैं, इन्हें कुछ नहीं हुआ, ये जिंदा हैं। अम्मी अम्मी उठो ना, अम्मी। ये कहते हुए दाढ़ें मारता हुआ रोने लगा। इतने में प्लम्बर रफीक को भी होश में ले आया तो खालिद ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, अब्बू अम्मी को उठाओ ना, अब्बू देखो क्या हो गया है अम्मी को। यह सुनते ही रफीक भी मुमताज को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुमताज का गला पूरी तरह से खून आलूदा हो चुका था। उसके गले का बहुत सारा हिस्सा गायब था। ये देखकर बुजुर्ग ने रफीक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा अब ये इस दुनिया में नहीं रही, इन्हें झंझोड़ो मत, मुर्दे को तकलीफ होती है। ये सुनकर रफीक ने हैरानी से बुजुर्ग की तरफ देखते हुए कहा, ये मर चुकी है। बुजुर्ग ने कहा, यही हकीकत है बेटा। रफीक ने कहा, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं मर सकती, अभी हमने नया घर भी बनाना है। मुमताज उठो उठो, मुमताज उठो, देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुमताज उठो ना, खुदा का वास्ता है मुझे छोड़कर मत जाओ, हमें अकेला मत छोड़कर जाओ। ये कहते हुए रफीक भी मुमताज को उठाते हुए दाढ़ें मारते हुए रोने लगा। ये देखकर बुजुर्ग ने रफीक को फिर से उठाते हुए कहा, सब्र करो बेटा, सब्र करो, मेरी बात सुनो, तुम्हारा पूरा खानदान भयानक बदले की वजह से मौत के लपेट में आ चुका है। इससे पहले कि मजीद जाने बदले की बैंड चढ़ जाएं, तुम्हें खुद को अभी और इसी वक्त संभाल कर मेरी बात सुननी होगी। अब लाश को उठाकर अंदर ले चलो। ये सुनकर रफीक ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया और खालिद के साथ मुमताज बीबी की लाश को उठाकर कमरे में ले गया। वहां जाकर बुजुर्ग ने कहा, जहां तक मुझे प्लम्बर ने बताया और हाकों की मदद से पता चला कि तुम्हारे खानदान में टोटल 5 अफराद हैं, लेकिन मुझे अब सिर्फ तुम 2 ही नजर आ रहे हो। इसका मतलब 3 लोगों को तुमने खो दिया है। ये सुनकर रफीक ने कहा, आप कौन हैं? बुजुर्ग ने कहा, मेरा नाम अब्दुल्ला है, लेकिन लोग मुझे हाजी बाबा के नाम से जानते हैं। ये सुनते ही रफीक ने कहा, हाजी बाबा, मेरी बीवी तो फौत हो गई, लेकिन आप चाहो तो मेरे बेटे तारक और बेटी सोनिया को बचा सकते हैं। ये सुनकर हाजी बाबा ने कहा, बेटा बचाया इन्हें जाता है जो जिंदा हो। ये सुनकर रफीक ने कहा, नहीं हाजी बाबा, वो दोनों जिंदा हैं। बेटी तो आपने देखी थी अभी कुछ देर पहले, जिस पर कोई असर हो गया है, लेकिन मेरा बेटा तारक कहीं नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है वो जिंदा होगा और कहीं छुप गया होगा। हाजी बाबा, आप कुछ भी करके उसे बचा लो। ये सुनकर हाजी बाबा ने अपनी जेब से वही सफात निकाले जिन पर हाके बने हुए थे। उसमें से वो 5 कब्रों के साथ 5 तस्वीर वाला हाका निकला और उसे देखने के बाद रफीक की तरफ देखते हुए बोला, बेटा मुझे बेहद अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि अब सिर्फ तुम 2 ही बचे हो। ये कहने के बाद
हाजी बाबा ने वो हाका रफीक को दिखाते हुए कहा, देखो क्या यही वो लोग हैं जिनकी तस्वीरें लाल रंग की हो चुकी हैं। ये सुनते ही रफीक ने जल्दी से वो हाका पकड़ कर देखा तो उसमें सोनिया, तारक और मुमताज़ की तस्वीरें लाल रंग से रंगीन हो चुकी थी, जबकि खालिद और रफीक की तस्वीरें अभी बिना किसी रंग के थी। ये देखकर रफीक ने कहा, हाजी बाबा इस लाल रंग की तस्वीरों का क्या मतलब है? हाजी बाबा ने कहा, मतलब साफ है और इसका सबूत ये तुम्हारे घर में पड़ी इस खातून की लाश है। इस तरह बाकी दो लोग भी इस दुनिया में नहीं रहे, अब सिर्फ तुम दो ही बचे हो। ये सुनकर रफीक ने कहा, हाजी बाबा ये हाके गलत भी तो हो सकते हैं। हाजी बाबा ने कहा, जरूर हो सकते थे अगर इन्हें किसी इंसान ने बनाया होता, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, लेकिन ये हाके उन चीज़ों ने खुद बनाए हैं जिनके खानदान को तुमने उजाड़ कर रख दिया, वरना इन हाकों का रंग खुद बखुद तब्दील ना होता। ये सुनकर रफीक ने कहा, मैंने तो किसी का खानदान नहीं उजाड़ा। हाजी बाबा ने कहा, उजाड़ा है, उन दरख्तों में उन चीज़ों का खानदान बस रहा था, लेकिन तुमने उन्हें कटवा कर उन चीज़ों के खानदान के 4 अफराद को जख्मी करके वहां से भगा डाला। ये कहते हुए हाजी बाबा ने एक और हाका निकाल कर रफीक को दिखाते हुए कहा, इस हाके को गौर से देखो, ये वही 4 चीज़ें हैं जिन्हें तुमने शाकर की मदद से बुरी तरह जख्मी करके यहाँ से भगा दिया। ये सुनकर रफीक ने वो हाका देखा तो उस पर 6 अलग अलग डरावनी सी तस्वीरें बनी हुई थी, जिनमें 2 छोटे बच्चों की तरह दिखाई दे रहे थे, बाकी 2 बड़ी थी। इनमें एक तस्वीर को देखकर उस पर उंगली रखते हुए रफीक ने कहा, ये तो वही औरत है। हाँ ये वही है हाजी बाबा, इसे मैं पहले अपने घर के आसपास देख चुका हूँ, इसके बालों की वजह से मुझे पता चल रहा है ये वही है। ये सुनकर खालिद ने भी वो हाका देखते हुए कहा, हाँ ये वही है। ये सुनकर रफीक ने हाजी बाबा की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या हाजी बाबा ये जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो सब ये चीज़ें कर रही हैं? हाजी बाबा ने कहा, नहीं, क्योंकि इन तस्वीरों के रंग पीले हो चुके हैं, इसका मतलब वो रूहें बुरी तरह से जख्मी हैं, लेकिन ये बाकी 2 रूहें जिनके रंग स्याह हो रहे हैं वो ये सब कर रही हैं। इस वक्त वो बहुत ताकतवर और गौसीले हैं, इसी वजह से उनकी तस्वीर का रंग धीरे धीरे स्याह हो रहा है। ये सुनकर रफीक ने कहा, तो इसका क्या मतलब है हाजी बाबा? ये सुनकर हाजी बाबा ने रफीक से कहा, जो तुमने किया वो जुल्म की इंतहा थी और सख्त गुनाह था, क्योंकि तुमने जाने अनजाने में इनके बच्चों तक को भी बेदर्दी से जख्मी कर डाला, और इसके बदले में अब जो कुछ वो कर रहे हैं वो बहुत ही भयानक है, लेकिन वो उसे अपना हक समझ कर रहे हैं और वो उसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ये सुनकर रफीक ने कहा, हाजी बाबा मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, आप मेरे इस बेटे खालिद को इनके बदले से बचा लें। वो चाहें तो मेरी जान ले सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे खालिद की जान को बचा लो हाजी बाबा। ये सुनकर हाजी बाबा ने अपनी जेब में हाथ डालकर वैसा ही एक तावीज़ निकाला जैसा कि रफीक को शाकर बाबा ने दिया था। उस तावीज़ को देखते ही रफीक ने कहा, हाजी बाबा ये तावीज़ तो पहले से ही मेरे गले में है। ये कहते हुए रफीक ने अपने गले में पहना हुआ तावीज़ हाजी बाबा को दिखाया तो हाजी बाबा ने कहा, जी बेटा, तुम्हारे गले में पहना तावीज़ भी मेरे हाथ का ही बना हुआ है। उसे शाकर बनवाने आया था मेरे पास, तो मैंने उसे बना कर दिया था, लेकिन शायद उसने वो तावीज़ तुम्हारे लिए ही बनवाया होगा। ये सुनकर रफीक ने कहा, उसने आपसे तावीज़ बनवाया था? ये सुनकर हाजी बाबा ने हाँ में सर हिलाया और बोला, बेटा दरअसल शाकर अक्सर काले जादू के अमल करता था, जिससे उसे अपनी जान बचाने के लिए इन तावीज़ात की अक्सर ज़रूरत पड़ती थी। क्योंकि उसका अमल कमज़ोर था, इसलिए कई बार उसके काले जादू की चीज़ें उसी पर हमला आवर हो जाती थी, तो वो अक्सर मुझसे मदद मांगने आ जाया करता था। मैं ना चाहते हुए भी उसकी मदद कर देता था, क्योंकि मेरा इल्म मुझे इंसानियत की फलाह के लिए काम करने का दर्स देता है। मैं शाकर को समझाता था कि वो काले जादू का अमल छोड़ दे, लेकिन वो कभी किसी की सुनता ही नहीं था, और फिर जब शैतानी चीज़ें उससे परेशान करती थी तो वो मुझसे मदद लेने के लिए आ जाता था। और एक बात वो ये है कि ऐसा ही तावीज़ आज प्लम्बर ने किसी ट्रक ड्राइवर के लिए भी बनवाया था, और फिर मुझे बाद में पता चला कि वो भी तुम्हारी तरह ही इस लड़ाई का हिस्सा बना था। लेकिन खुदा का शुक्र है कि
उसके कलाम में इतनी ताकत है कि मौत का रास्ता भी बदल देता है, वरना अभी कुछ देर पहले जैसा इसका एक्सीडेंट हुआ था उससे तो यही लग रहा था कि शायद वो आज नहीं बचेगा। ये सुनकर रफीक ने रोते हुए प्लम्बर की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये बब्बी की बात कर रहे हैं? प्लम्बर ने कहा, जी पहलवान भाई, अभी यहाँ आने से कुछ देर पहले ही बब्बी भाई मिले थे तो उन्होंने बताया कि आज जब वो किसी का सामान छोड़कर वापस आ रहे थे तो ड्राइविंग के दौरान अचानक किसी चीज़ ने उनके ट्रक का स्टीयरिंग घुमाकर सामने से आते हुए तेज रफ्तार ट्रक की तरफ मोड़ दिया, जिससे अचानक इनके ट्रक का तसादम हो गया। लेकिन मौजूदाती तौर पर बब्बी बाई उस ट्रक के तसादम से पहले ही बाहर गिर गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई, जबकि ट्रक पूरी तरह से तबाह हो गया है। और ये सब अल्लाह के कलाम से तैयार किए हुए इस तावीज़ की वजह से हुआ था। ये सुनते ही रफीक ने अपने गले में पहने तावीज़ को पकड़कर देखा और फिर उसे जल्दी से उतार कर खालिद के गले में पहनाने लगा। तो हाजी बाबा ने कहा, अरे बेटा तुम उसे पहने रखो, ये है ना तुम्हारे बेटे के लिए। ये कहते हुए हाजी बाबा ने वो तावीज़ खालिद को देते हुए कहा, बरहुरदार ये तावीज़ तुम पहन लो। ये सुनते ही खालिद ने रोते हुए अपने गले में वो तावीज़ पहन लिया। तो हाजी बाबा ने रफ़ीक की तरफ देखते हुए कहा, बेटा मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे यहाँ आने में बहुत देर हो गई, क्योंकि अगर मैं यहाँ वक्त पर आ जाता तो शायद मैं इस लड़ाई को पहले ही रोकने में कामयाब हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।